जो संविधान का आर्टिकल 15 कहता है, 15 कहता है कि हम किसी भी हिंदुस्तानी के साथ धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, लिंग के नाम पर, किस स्थान में पैदा हुआ उसके नाम पर कोई भेदभाव, क्षेत्र के नाम पर कोई भेदभाव नहीं करते हैं। उसी संविधान का आर्टिकल 341 में धार्मिक प्रतिबंध लगा करके मुसलमानों को, ईसाइयों को इससे बाहर रखा गया। इससे बड़ा कोई बदनुमा दाग नहीं हो सकता है। आप देख रहे हैं बिहार आजकल और मैं हूं इमरान अली। बिहार में नगर निकाय चुनाव स्थगित है, आप तमाम लोग जानते हैं। पटना हाई कोर्ट के आदेश के बाद निर्वाचन आयोग ने चुनाव को स्थगित करा दिया था और उसकी ख़ास वजह ये थी कि बिहार में जो ईबीसी आरक्षण है उसको लेकर कुछ पेच है। दूसरे राज्यों में ईबीसी आरक्षण नहीं है, बिहार में ईबीसी आरक्षण को लेकर चुनाव आरक्षण के साथ चुनाव कराया जा रहा था। इसको लेकर कोर्ट ने आदेश दिया। अब मैं आया हूँ इन तमाम मुद्दों को लेकर, तमाम बातों को लेकर विचार विमर्श के लिए। अंसारी महापंचायत के और पसमानदा लीडर्स एवं बुद्धिजीवी मंच के संयोजक वसीम नैयर अंसारी साहब हैं। इनसे उन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे क्योंकि ये इन दिनों बिहार के अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं और इस जो आरक्षण विरोधी जो आदेश है इसको लेकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि सरकार को या कोर्ट को इस मामले में पुनर्विचार करना चाहिए। और पुनर्विचार की बात जब आती है तो बिहार सरकार ने भी एक पूरा पुनर्विचार याचिका हाई कोर्ट को, पटना हाई कोर्ट को दिया है। इन तमाम बातों को लेकर हम बात करेंगे वसीम नैयर अंसारी साहब से। सर, आपका बिहार आजकल में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो किस तरह का अभियान चल रहा है और क्या कार्यक्रम है? देखिए, हम लोग जो बिहार में हैं, जो हमारी बड़ी आबादी मुसलमानों की है, वो अति पिछड़ा के श्रेणी में आता है। पूरे बिहार में मुसलमानों को लगभग 35-36 जातियों में बांटा गया है, जो हमारा संविधान में बांटा गया है। उसमें 29 जातियाँ अति पिछड़ा के श्रेणी में आता है। 3 जो हमारे यहाँ जो कास्ट है मुसलमानों में, शेख सैयद पठान को जनरल कैटेगरी में रखा गया है, मलिक और कलाल बिरादरी को ओबीसी में रखा गया। इसके अलावा जितनी भी जातियाँ हैं, चाहे अंसारी हो, रैन बिरादरी के लोग हों, मंसूरी भाई हों, कुरैशी भाई हों, इदरीसी भाई हों, डफाली भाई हों, पमड़िया भाई हों, है ना, हलाल खोर हों, हवारी भाई हों, जितने भी तरह का छोटे छोटे जो कास्ट है मुसलमानों में, वो सारा का सारा ईबीसी के अंदर में आता है। अभी जो कि नगर निकाय चुनाव चल रहा था पूरे बिहार में, अचानक से एक हाईकोर्ट का डिसीजन आया कि ईबीसी आरक्षण को ख़त्म कर करके जो भी सीट जहाँ जहाँ ईबीसी आरक्षित है उसको ख़त्म करके जनरल ट्रीट करते हुए चुनाव कराया जाए। तो ये अति पिछड़ा के अधिकार का हनन हो रहा है। ये जो आरक्षण विरोधी जो अध्यादेश है इसको हम लोग नहीं मानेंगे। इसी को लेकर के पूरे बिहार में हम लोग, कोर्ट ने इतने लेट से ये फैसला क्यों दिया? ये चुनाव से पहले क्यों नहीं सहमति बनी? देखिए, ये मामला पूरा का पूरा पॉलिटिकल है। ये मामला भाजपा और जदयू के बीच का है और इसमें अति पिछड़ा समाज पीसा जा रहा है। हमारे जैसे लोग जो पसमानदा समाज से आते हैं, इनसे कोई लेना देना नहीं है। जब तक भाजपा और जदयू की सरकार साथ में चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में ही पूछा था कि आप इस तरह का आयोग बना करके 3 लेयर टेस्ट कराएं या जो भी चीज़ अति पिछड़ा का क्या पिछड़ेपन का स्तर जांच कराएं। लेकिन 10 सालों में ऐसा कुछ नहीं हुआ। कई चुनाव हुए, कोई बात नहीं, कभी बाधा नहीं बना। 3 बार नगर निकाय चुनाव हुआ अति पिछड़ा आरक्षण के साथ, 4 बार पंचायती राज का चुनाव हुआ, उसमें भी कभी कोई तरह का बाधा नहीं आया। इस बार चूँकि सरकार अलग अलग हो गया, नीतीश कुमार भाजपा को छोड़ करके गठबंधन के साथ चले गए हैं, इसलिए ये पूरा का पूरा पॉलिटिकल मुद्दा बनाया जा रहा है। और आप चूँकि पत्रकार हैं, आप लगातार पूरे बिहार में देख रहे होंगे कि भाजपा भी जगह जगह प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर प्रोग्राम कर रहा है कि अति पिछड़ा आरक्षण ख़त्म होने नहीं देंगे। नीतीश कुमार जी की भी जो पार्टी है, जदयू भी जगह जगह आरक्षण को बचाने का मुहिम चला रहे हैं और प्रखंड स्तर पर प्रोग्राम चला रहे हैं। तो हमारा कहने का मतलब है कि दोनों आदमी जब आरक्षण के पक्ष में ही हैं, बिहार में आपकी सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, तो हमारे आरक्षण को फिर रोक कौन रहा है? तो आपका जो सम्मेलन है जी, इसमें क्या मुद्दा रहेगा? या देखिए, हाँ, कहाँ से लोग इकट्ठा होंगे? हम लोग 23 अक्टूबर को आपके पटना के जो गांधी मैदान के पास में IMA हॉल है, वहाँ पर आरक्षण बचाओ सम्मेलन का आयोजन किया है जिसका जो मेन मकसद हमारा है कि चूँकि देखिए नगर निकाय चुनाव में आरक्षण खत्म होगा तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान इसका होना है मुसलमानों में जो पसमानदा समाज से लोग आते हैं उनका होना, चूँकि ये बहुत ज़्यादा पिछड़ापन का शिकार है। आरक्षण की वजह से कुछ सीटें लड़ जाते हैं,
वहाँ पे जनरल कैटेगरी के लोग उम्मीदवार नहीं होते हैं, ओबीसी कैटेगरी के लोग उम्मीदवार नहीं होते हैं, तो उसमें जहाँ जहाँ आबादी वहाँ चुनाव लगे जीत के चले आते हैं। लेकिन एक बार आरक्षण ख़त्म हो गया तो नगर निकाय में जो वार्ड का पद है या चेयरमैन वाइस चेयरमैन का पद है या शहरी क्षेत्र में मेयर है डिप्टी मेयर है, वहाँ बनना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये तो एक शुरुआत है, महज एक शुरुआत है कि अभी हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया है। लेकिन मामला जैसे ही एक बार नगर निकाय चुनाव से आरक्षण की सुविधा को व्यवस्था को ख़त्म कर दिया जाएगा तो इसका असर आगे आने वाले चुनाव पे भी पड़ेगा। नगर निकाय में अगर आरक्षण ख़त्म हो जाता है ईबीसी का, तो इसी आदेश के आलोक में पंचायती राज में भी ख़त्म हो जाएगा। बिहार का दौरा कर रहे थे, इस दौरे में किस तरह की बातें, लोगों से फीडबैक क्या मिला? पूरा बिहार हम लोग घूमे हैं, जहाँ जहाँ जाने का मौका मिला सभी ज़िला में गए हैं और हमने इस बात को रखा। समाज में बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर के निराशा है कि भाई हमारे आरक्षण को ख़त्म करने की तैयारी की जा रही है, अति पिछड़ा का अधिकार का हनन हो रहा है। पूरे बिहार के लोग इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हैं और 23 मई को जब पटना में हमारा सम्मेलन आरक्षण बचाओ सम्मेलन, उसमें पूरे बिहार के लोग शामिल हो रहे हैं। उस दिन हम लोग डिसीजन करेंगे पूरे लोगों के मशवरे के साथ, आगे की लड़ाई हम लोग कैसे तैयार करना, पूरी रणनीति होगी। अब पटना से लेकर दिल्ली तक इस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे, आरक्षण खत्म होने नहीं देंगे। वसीम साहब, आप ये लड़ाई लंबे समय से लड़ रहे हैं, लेकिन ये जो पासमानदा लीडर्स हैं, पहले भी रहे, कई नाम से मैं वाकिफ़ हूँ बिहार में इसको लेकर के, जो मुस्लिम दलित मुस्लिम हैं, जो उसी कैटेगरी में आते हैं SC ST के, और वो काम भी वो करते हैं, लेकिन इसमें सफलता मिलती दिख नहीं रही है। तो क्या लगता है आप लोग का अभियान और क्या इसका इतिहास क्या रहा है? देखिए, आरक्षण की जो व्यवस्था दलित मुसलमानों की आपने बात किया, तो देश जब आज़ाद नहीं हुआ था, जब अंग्रेज़ी हुकूमत का सरकार पूरे हिंदुस्तान में था, तो 1936 में हिंदुस्तानियों की जो बड़ी आबादी है उनको मुख्य धारा में शामिल करने के लिए अंग्रेज़ी हुकूमत ने आरक्षण का व्यवस्था किया था। हिंदू समाज से, मुस्लिम समाज से और भी जो भी सिख हैं, ईसाई हैं, सभी की जो छोटी छोटी जातियाँ या पिछड़ी जातियाँ थी, सबको जोड़ करके उन्होंने आरक्षण देने का काम किया। उस समय मुसलमानों के कई जातियों को SC कैटेगरी में भी रखा गया। अच्छा, दलित में आते थे। हाँ, 1936 में। 36 के बाद 1947 में देश आज़ाद हुआ। अच्छा, तो जो ब्रिटिश के अधिकारी थे वो यहाँ के लोगों से बैठक करके कंबाइंड हाँ जी तय किया होगा। हाँ, कंबाइंड बैठक करके अपने सर्वे के हिसाब से भाई कौन कौन लोग ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, किसको किसको आरक्षण देने की ज़रूरत है, एक सर्वे के मुताबिक रिपोर्ट बना और रिपोर्ट के मुताबिक सभी लोगों को शामिल किया गया। तो कई मुसलमानों की भी छोटी छोटी जातियाँ को दलित कैटेगरी में शामिल किया गया। देश आज़ाद हुआ 1947 में। उसके बाद बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को संविधान लिखने की जिम्मेदारी मिली, उनके साथ कई सदस्यों को जोड़ा गया। तो भाई आरक्षण पे जब बात आई तो हिंदू का आरक्षण तो भाई उन लोगों ने कर लिया। मुसलमानों में आरक्षण की किस तरह से व्यवस्था किया जाए, तो उस समय देश के बड़े लीडर मौलाना आज़ाद साहब थे। तो BR अम्बेडकर ने पूछा कि भाई आप बताइए मुसलमानों में किस तरह से हम आरक्षण की व्यवस्था करें। तो आज़ाद साहब ने सीधा सीधा जवाब दिया कि भाई देखिए, मुसलमानों में तो जात पात नहीं होता है, इस्लाम में कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, तो हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम नहीं है, इसलिए सभी मुसलमान बराबर हैं। उन्होंने धार्मिक दृष्टिकोण से, जो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू हमारा इस्लाम भी कहता है, इस्लाम में सब बराबर है। हमारे नबी का आखिरी खुतबा में नबी ने फरमा के गए हैं कि जो भी लोग हैं, अरबी हो, अज़मी हो, है ना, अमीर हो, गरीब हो, हाँ, अमीर हो, गरीब हो, काला हो, किसी को कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं है। कोई आदमी बेहतर है तो अपने तकवे के बुनियाद पर है, अपने काम के बुनियाद पर है। तो इस्लाम में उन्होंने एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने सही बात को रखा। इसके बाद BR अम्बेडकर साहब देश के और कई लीडरों से मिले, मोमिन कॉन्फ्रेंस के बड़े नेता, देश के बड़े रहनुमा हमारे अब्दुल क़य्यूम अंसारी साहब से उनकी मुलाकात हुई इस मसले पे। उन्होंने भी बात को रखा कि ठीक है, मौलाना आज़ाद साहब का कहना भी बिल्कुल सही है कि देश में जो या इस्लाम में जो है मुसलमानों में कोई जात पात नहीं होता है, ये हमारा रिलीजियस मामला है। लेकिन चूँकि जिस देश में रह रहे हैं वहाँ समाज में बहुत पिछड़ापन है, पॉलिटिकली रूप से बहुत पिछड़ा है, शैक्षणिक रूप से बहुत पिछड़ा है, तो मुसलमानों की कुछ जातियाँ जो बहुत ज़्यादा पिछड़ेपन का शिकार है, तो पिछड़ा होने की वजह से उनको आरक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए। तो BR अम्बेडकर जी हाँ, उसकी ज़रूरत है। तो BR अम्बेडकर जी भी समझे कि यहाँ पे बड़े आबादी है और बहुत पिछड़ापन का शिकार है, तो ऐसे लोगों को आरक्षण की व्यवस्था जब तक नहीं होगा, ये मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पाए। व्यवस्था वैसी थी। वैसी थी, काम अलग अलग, जैसे कि और ज़्यादातर जो हिंदुस्तान में जो मुस्लिम हैं
जो खास करके बैकवर्ड मुसलमानों की बात करें या दलित श्रेणी के मुसलमानों वो कन्वर्टेड है। तो जो काम हिंदू धर्म के लोग करते हैं वही काम मुसलमान धर्म के लोग भी करते हैं। उनके यहाँ नाई हैं तो हमारे यहाँ भी नाई हैं, उनके यहाँ अगर कोई रजक है धोबी है तो हमारे यहाँ वो हवारी कहलाते हैं। तो इस तरह से उनके यहाँ जो डोम है जिनको भुइयाँ हम लोग कहते हैं, हमारे यहाँ लालखोर कहलाते हैं, मेहतर कहलाते हैं। तो सेम काम है दोनों का, लेकिन सेम काम है तो इसलिए दोनों को सेम कैटेगरी में भी रखा गया था, आज़ादी के पहले भी और आज़ादी के बाद भी। जब संविधान हमारा 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को जब लागू हुआ तब भी मुसलमानों के कुछ जातियों को एससी कैटेगरी में कैटेगरी रखा गया जी। आज़ादी के बाद भी रखा गया जी। लेकिन जब देखा गया कि भाई हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा छुआछूत था, कई तरह के कुप्रथाएँ थी, तो हिंदू धर्म के लोग काफ़ी तेज़ी से कन्वर्जन का रेशियो बहुत तेज़ी से चल रहा था। कोई मुस्लिम हो रहा था, क्रिश्चियन हो रहा था, बौद्ध की तरफ जा रहे थे, सिख बन रहे थे। तो लगा कि भाई जो उस समय के तत्कालीन सरकार थी कि अगर इस तरह से कन्वर्जन होता रहा तो आने वाले दिनों में हिंदू की जो संख्या है वो कम हो जाएगी। क्योंकि मुसलमानों के लिए एक अलग देश पाकिस्तान बन चुका था, तो हिंदुस्तान तो भाई मेजॉरिटी हिंदू का ही है। और इसमें भी जो हिंदू के जो मानने वाले लोग हैं, अगर वो भी धीरे धीरे धर्म के मानने वाले जो लोग हैं वो भी धीरे धीरे कन्वर्ट होकर के क्रिश्चियन हो जाएंगे, मुस्लिम हो जाएंगे। हिंदू के अलावा अगर आप किसी दूसरे धर्म को मानेंगे तो आपको आरक्षण का लाभ SC/ST का लाभ नहीं, आरक्षण SC से दलित कैटेगरी का लाभ नहीं मिलेगा। तो 10 अगस्त 1950 को आर्टिकल 341 में एक धार्मिक प्रतिबंध लग गया कि अब से जो दलित कैटेगरी में होगा वो सिर्फ हिंदू होगा, हिंदू के अलावा कोई नहीं होगा। मुसलमानों को, ईसाइयों को, बौद्ध धर्म के मानने वाले लोगों को, सिखों को, जैन को, सबको बाहर कर दिया गया। उसके बाद अलग अलग धर्म के मानने वाले लोग, बौद्ध धर्म के लोग, मुसलमान धर्म के जो लोग मानने वाले लोग हैं, इस्लाम धर्म के जो मानने वाले लोग हैं, वो लगातार स्ट्रगल किए, लड़ाई लड़े, आंदोलन किए, धरना प्रदर्शन किए और इसी का नतीजा भी निकला कि 1956 में सिख धर्म को दोबारा से इसमें शामिल कर लिया गया। उनके यहाँ SC/ST होता, उनके SC/ST अब होने लगा। उसके बाद लगातार संघर्ष के बाद 1990 में बौद्ध धर्म के मानने वाले लोगों, जो पिछड़े लोग थे, उनको भी दलित कैटेगरी में शामिल कर लिया गया। लेकिन आज तक मुसलमानों को, ईसाइयों को, जैनियों को इसमें शामिल नहीं किया गया। ये आर्टिकल 341 जो हमारे संविधान में है, इस संविधान के ऊपर एक बहुत बड़ा बदनुमा दाग है। जो संविधान का आर्टिकल 15 कहता है, 15 कहता है कि हम किसी भी हिंदुस्तानी के साथ धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, लिंग के नाम पर, किस स्थान में पैदा हुआ उसके नाम पर कोई भेदभाव, क्षेत्र के नाम पर कोई भेदभाव नहीं करते हैं। उसी संविधान का आर्टिकल 341 में धार्मिक प्रतिबंध लगा करके मुसलमानों को, ईसाइयों को इससे बाहर रखा गया। इससे बड़ा कोई बदनुमा दाग नहीं हो सकता है। सर ये बताइए कि जो ये लड़ाई है मुसलमानों को, जो SC/ST की सुविधा संविधान ने पहले दिया था, बाद में हटा लिया गया, उनकी कुछ जातियां जो हैं, तो अब क्या लगता है आपको कि ये लड़ाई अगर लड़ी जाएगी तो ये संभव है? बिल्कुल संभव है। आज जो देश में जो हालात है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो वोट के लिए ही करता है, वोट बैंक हमारा कैसे मजबूत हो। तो मुसलमानों में जो पसमानदा समाज है उसकी बड़ी आबादी है। ये पसमानदा समाज को सिर्फ एकजुट होने की ज़रूरत है। कई लोग लड़ाई लड़े, एजाज अली साहब लड़ाई लड़े, इसके लिए अली अनवर अंसारी साहब लड़े, उलमा काउंसिल के हमारे अमीर रशीद मौलाना अमीर रसादी साहब लड़े। तो काफ़ी लोगों ने इसकी लड़ाई लड़ी है, लेकिन ये लड़ाई कुछ लोगों तक ही लिमिटेड रह गया। ये लड़ाई अवामी नहीं हो पाया। अवामी नहीं हो पाया। हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं कि जो नए हमारे जो युवा पीढ़ी है, जो हमारे उम्र के जो लोग हैं, एक नई पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं। आज की लड़ाई बहुत दूसरी तरह की हो गई। जागरूकता लाना चाहते जी, हमारा क्या अधिकार है जिसको जो हमसे छीना गया उसको कैसे वापस लाना है, इसके लिए पूरे बिहार में हम लोग मुहिम चला रहे हैं और आने वाले समय में पूरे देश से मुहिम चलाएंगे। और आरक्षण हमारा अधिकार है, आज न कल इसको हम लोग वापस जरूर लेंगे। EBC आरक्षण को लेकर क्या उम्मीदें लग रही हैं आपको? अभी सरकार ने भी इसको लेकर पुनर्विचार याचिका दिया है। हाँ, सरकार ने अभी पुनर्विचार याचिका डाला है जिसकी सुनवाई 19 अक्टूबर को होना है पटना हाई कोर्ट में। हम लोगों का एक ही डिमांड है, ठीक है, आप जदयू हों, भाजपा हों, कांग्रेस हों, जो भी पॉलिटिकल पार्टियाँ, राजद हों, जो भी पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं, आरक्षण हमारा अधिकार है। इसको तो हर हाल में आप चुनाव तभी कराएं जब EBC आरक्षण की व्यवस्था हो जाए। अदरवाइज 5 महीना लगे, 6 महीना लगे, 1 साल लगे, आप चुनाव नहीं कराएं। चुनाव कराएंगे तो बहुत बड़ा हंगामा होगा, बिहार को संभालना मुश्किल हो जाएगा। उम्मीदें क्या लग रही हैं? उम्मीदें, पूरी उम्मीद है कि हम लोगों को जो EBC का आरक्षण है वो फिर से बहाल होगा, 100% बहाल होगा।
बिहार सरकार इसकी लड़ाई को लड़ रहे हैं, पूरे पसमानदा समाज के लोग लड़ रहे हैं, पूरे अति पिछड़ा समाज के जो लोग हैं, जितने भी तरह के पॉलिटिकल पार्टियाँ जो अति पिछड़ा का कहते हैं कि हम पार्टी हैं, वो लोग भी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग भी इसकी बहुत मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हमारा जो मेहनत है वो रंग लाएगा। ईबीसी आरक्षण हर हाल में बहाल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बिहार आजकल का खासकर शुक्रिया। हम लोगों से आह्वान भी करेंगे कि बिहार आजकल जो है उसका जो इंटरव्यू है वो देखने लायक रहता है। इमरान साहब जो मेहनत कर रहे हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सर। धन्यवाद। व्यूवर्स से आप सुन रहे थे, ये बातचीत हमारी ख़ास बातचीत थी। पसमानदा लीडर्स एवं बुद्धिजीवी मंच और अंसारी महापंचायत के संयोजक वसीम नैयर अंसारी थे। इन्होंने बहुत सारी तफसीली बातें बताई और इतिहास के आईने में बहुत सारी चीज़ों को रखा है। व्यूवर्स, बिहार में जो ईबीसी को लेकर नगर निकाय चुनाव स्थगित हुए हैं, उसको लेकर बिहार सरकार ने भी पुनर्विचार याचिका कोर्ट में दाखिल किया है। अब देखिए, इनकी लड़ाई भी चल रही है। क्या निर्णय होता है और क्या चीज़ें सामने आती हैं, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया व्यूवर्स हमसे जुड़ने के लिए।